नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बीडन एकेडमी बूचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों अपने बात कर रहे थे पिछले क्लास में क्लास 12th जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की, और जिसमें अपना चैप्टर था 5वां वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। अभी तक हम बच्चों 12 पार्ट पढ़ चुके हैं और अब अपना इस क्लास के अंदर 13वां पार्ट इसका। इससे पहले वाले अगर पार्ट आपने नहीं देखे तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जाकर आप सारे के सारे जो वीडियोज इसके देख सकते हैं। स्टार्ट से आप देखेंगे तब आपके ज़्यादा बेनिफिट होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने छोड़ा था सहलगनता पे, अब सहलगनता की अपने इसमें बात करेंगे। सहलगनता क्या है, लिंकेज जिसको अपने बोलते हैं। तो अपने यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है सहलगनता। सहलगनता। अब देखो बच्चों, सहलगनता क्या है। पहले मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करता हूं। यहाँ पे मान लो हमारे पास ये एक गुणसूत्र है। आप सपोज करो हमारे पास ये एक गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र के ऊपर यहाँ पर एक जीन बैठा है। आपको पता है कि गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की संरचनाएं क्या कहलाती हैं, जीन कहलाती हैं। तो अपने कह सकते हैं कि जीन कहाँ स्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और रेखीय क्रम में स्थित होते हैं। ये विशेषता है, रेखीय क्रम में स्थित होंगे। किस पर स्थित होंगे, गुणसूत्रों पर। ये मान लो एक गुणसूत्र है अपने पास। गुणसूत्र हमेशा कैसे होंगे, जोड़े में होंगे। और ये दूसरा गुणसूत्र है जोड़े का, और इस पर भी क्या है कि जीन बैठा हुआ है। इसी प्रकार ये गुणसूत्र, इसके ऊपर भी क्या है बच्चों, एक जीन है। ये भी क्या है कि जीन है, और इसके ऊपर भी क्या बैठा है कि जीन बैठा है। यानी इस गुणसूत्र पर क्या बैठे हैं, जीन है। और ये जीन है, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, बहुत ही कम है। इतनी सी दूरी है, बहुत कम दूरी है। अब एक गुणसूत्र में और बनाता हूं। यहाँ पर ये एक जोड़ी गुणसूत्र हो गया। इसी प्रकार एक जोड़ी गुणसूत्र और बना देता हूं। यहाँ पे एक जोड़ी गुणसूत्र यहाँ पर ये बना दिया। ठीक है बच्चों, एक जोड़ी गुणसूत्र तो अपने इस साइड देख रहे हैं आप, और एक जोड़ी गुणसूत्र आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब गुणसूत्र इनके ऊपर भी क्या होंगे, जीन होंगे। तो इस गुणसूत्र पर एक जीन ये बैठा है, और इस गुणसूत्र पर एक जीन ये बैठा है। ठीक है बच्चों, और एक जीन यहाँ पर ही बैठा है और एक जीन यहाँ पर बैठा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो गुणसूत्र है, इन पर जो जीन बैठे हैं, इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा है। यहाँ के बीच की दूरी क्या है बच्चों, ज़्यादा है। अब मुझे बताओ कि जब इनका विभाजन होगा, यानी आपको ये पता है, मैंने बता दिया था कि गुणसूत्र क्या होते हैं। जब इनका विसंयोजन होता है तो एक जोड़ी गुणसूत्र से केवल क्या जाएगा, एक ही गुणसूत्र जाएगा। भी एक जोड़े से एक गुणसूत्र जाएगा। और अर्धसूत्री विभाजन में जब इन गुणसूत्रों का विभाजन होता है, तब यहाँ पर देखो सपोज करो ये गुणसूत्र बीच में से यहाँ से विखंडित होते हैं। अगर मान लो यहाँ से विखंडित होंगे, यहाँ से क्या हुए बच्चों, विखंडित हुए, तो ये दोनों जीन क्या होंगे, इस टुकड़े में चले जाएंगे। ये एक टुकड़ा हो गया, इस पे दोनों जीन आ गए। ठीक है, एक टुकड़ा ये रह गया। इसी प्रकार ये नीचे वाला है, इसमें क्या आ गए, ये आ गए, और ये टुकड़ा आ गया, ये टुकड़ा ये रह गया। अब देखो यहाँ पर दो टुकड़े हो गए, बीच में ये सेंट्रोमियर आ गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जब इनका वियोजन हुआ या इनका जो विघटन हुआ, तब ये दोनों जो गुणसूत्र, ये जीन है, ये क्या आ गए, एक ही गुणसूत्र की भुजा पर आ गए, एक गुणसूत्र खंड पर आ गए। यानी दोनों जीन एक साथ आ गए ना। जब दोनों जीन एक साथ आएंगे तो लक्षण दोनों के दोनों क्या करेंगे, अपना प्रकट करेंगे। दोनों के दोनों अपना जीन, अपना लक्षण क्या करेंगे, प्रकट करेंगे ना। अब देखो, अगर मान लो इसका विभाजन हुआ, बीच से इसका क्या हुआ बच्चों, विभाजन हुआ, तो एक गुणसूत्र यहाँ पर आ गया और दूसरा गुणसूत्र इसमें जीन यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर आ गया और इसी प्रकार यहाँ पर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। जब पहले प्रकार के गुणसूत्र हैं जिनके ऊपर जीन पास पास स्थित हैं, तो जब इनका विभाजन होता है तो ये जो जीन है क्या आ जाते हैं, वो एक ही गुणसूत्र पर आ जाते हैं। दोनों के दोनों क्या आ गए, एक गुणसूत्र पर आ गए ना बच्चों। लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, अलग अलग पर आए। यानी यहाँ पर जीन क्या हो गए, अलग अलग हो गए, लेकिन यहाँ पर जीन क्या आ गए,
इस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। मान लो सपोज करो इसको हम F1 पीढ़ी बोल रहे हैं, उसको अपने F2 पीढ़ी सपोज करना है आपको, ये नहीं कि F1 पीढ़ी है ये F2 पीढ़ी है। सपोज करो ये मान लो जनक पीढ़ी से जब संतति बनी तब इसमें देखो जीन क्या आ गए, एक साथ आ गए, यानी एक साथ जो जीन रहते हैं वो कहलाते हैं सहलगन जीन। सह का मतलब साथ में, लगन का मतलब लगे हुए, तो एक साथ में लगे हुए जीन यहाँ पर आ गए। लेकिन जैसे इनके बीच की दूरी होगी तो सहलगनता क्या होगी बच्चों, कम होगी, यानी जीन एक साथ आगे नहीं पहुंच पाए। तब अपने सहलगनता की परिभाषा बता सकते हैं, वे जीन जो किसी गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं सहलगन जीन कहलाते हैं। और सहलगन जीन की पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ वंशागति की घटना को क्या कहते हैं, सहलगनता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सहलगनता कहते हैं। तब अपन इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि सहलगन अपने 3-4 शब्द आएंगे। जैसे एक आएगा अपने सहलगन जीन आएगा, क्या आएगा बच्चों, सहलगन जीन आएगा। एक सहलगनता शब्द आ गया, सहलगन जीन आएगा, और सहलगन समूह आएगा, सहलगन समूह है, इनकी अपने बात करेंगे। तो ऐसे जीन जो गुणसूत्रों पर पास पास स्थित होते हैं, यानी गुणसूत्रों पर बिल्कुल पास पास होंगे तभी तो इनकी क्या होगी, वंशागति होगी। गुणसूत्रों पर पास पास स्थित होते हैं, पास पास स्थित होते हैं, तथा जिनकी वंशागति साथ साथ होती है, वंशागति साथ साथ होती है, तो इन्हें क्या कहेंगे बच्चों, तो इन्हें सहलगन जीन कहते हैं। तो इन्हें सहलगन जीन कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, सहलगन जीन कहेंगे। तो सहलगन जीन पता चल गया, वे जीन देखो 2 कंडीशन आ रही है यहाँ पर, एक तो पास पास स्थित है और दूसरा इनकी वंशागति भी क्या हो रही है, साथ साथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप डेफिनेशन 2 और वहां पर लिख दो कि किसी गुणसूत्र पर ऐसे जीन जो पास पास स्थित होते हैं सहलगन जीन कहलाते हैं। नहीं, सहलगन का मतलब पास पास स्थित हैं और इनकी वंशागति भी क्या होगी, साथ साथ होगी, तो सहलगन जीन कहलाएंगे। और नेक्स्ट अपने कह सकते हैं सहलगन जीनों की वंशागति की घटना, सहलगन जीनों के वंशागति की परिघटना सहलगनता कहलाती है, सहलगनता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, सहलगनता कहलाती है। ये जो परिघटना है वह सहलगनता कहलाएगी, और जो जीन है पास पास स्थित होते और जिन जीनों की वंशागति हो रही है वे सहलगन जीन, और सहलगन जीनों के वंशागति की जो परिघटना है वो कहलाती है सहलगनता। अब देखो सहलगनता आपने देख लिया, अब सहलगन समूह की ओर बात कर लेते हैं। सहलगन समूह क्या होता है ये अपने केवल समझने के लिए बताया था आपको, या आपको लिखना नहीं है। सहलगन समूह की ओर अपने बात कर लेते हैं। यहाँ पर अपने देखो सहलगन अगर समूह की बात करें, सहलगनता लिख के तो पता चल गया होगा आपको, सहलगनता। अब देखो सहलगन शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, सहलगन जीनों के समूह को, सहलगन जीनों के
समूह को सहलगन समूह कहते हैं। सहलगन समूह कहते हैं। क्योंकि अपने बात करें ना तो जैसे ड्रोसोफिला मेलिनोगास्टर की बात करें तो उसमें केवल 4 जोड़ी गुणसूत्र हैं, लेकिन उन पर जो जीन है वो 150 से ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका मतलब 2 जीन जरूरी नहीं है कि पास हो, 2 से अधिक भी पास हो सकते हैं। मान लो कि 5 या 6 जीन एक पास थे तो उनका एक समूह बन गया, तो है तो वो सहलगन जीन, लेकिन जब इनका समूह बन जाता है तब वह क्या कहलाता है बच्चों? सहलगन समूह कहलाता है। तो अपने पास 3 शब्द हैं। सहलगनता तो एक घटना है। सहलगन जीन कौन से होते हैं? जिन जीनों की वंशागति होती है साथ साथ। और सहलगन समूह कौन सा होता है? उन सहलगन जो जीन हैं उन जीनों का समूह क्या कहलाता है? सहलगन समूह। अब आते हैं अपने सहलगनता के बारे में कुछ अपने और फैक्ट की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें ना, सहलगनता की खोज किसने की थी, सहलगनता शब्द किसने दिया था और सहलगनता की व्याख्या किसने की थी? तो सबसे पहले आता है बच्चों अपने सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक था सटन। सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक सटन। जर्मन वैज्ञानिक सटन ने किस पर प्रयोग किया? कारकों व गुणसूत्रों के मध्य संबंध को बताते हुए किसके बारे में बताया? सहलगनता के बारे में। लेकिन उसने एक सहलगनता शब्द नहीं दिया था, केवल बताया था इसके बारे में। तो सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक सटन ने कारकों को अपने क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। कारकों एवं गुणसूत्रों के मध्य कारकों एवं गुणसूत्रों के मध्य कारकों और गुणसूत्रों के मध्य संबंध को बताते हुए कि मध्य संबंध को बताते हुए सहलगनता के बारे में बताया। सहलगनता के बारे में बताया। सहलगनता के बारे में बताया था। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अभी तक सहलगनता की खोज यहाँ पर बताया था, ये नहीं पता था ये सहलगनता होती है। सहलगनता तो शब्द बाद में दिया गया था, किसके द्वारा? टी.एच. मॉर्गन के द्वारा। लेकिन सर्वप्रथम इसने बता दिया था कि जो गुणसूत्र होते हैं और जो जीन होते हैं उनके मध्य कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। इसके बाद आता है अपने 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मीठी मटर यानी लेथायरस ओडोरेटस पर प्रयोग किया था। उनको अपने क्या कहते हैं? जो प्रयोग किया था किसने किया था? बेटसन और पुनेट ने। तो बेटसन और पुनेट ने क्या की थी? सहलगनता की व्याख्या की थी। तो अपने कह सकते हैं बेटसन व पुनेट ने उन्नीस सौ छः में मीठी मटर जिसको बोलते हैं अपनी लेथायरस ओडोरेटस, इसका वानस्पतिक नाम है कौन सा? लेथायरस ओडोरेटस। मीठी मटर पर प्रयोग कर सहलगनता का वर्णन किया। सहलगनता का वर्णन किया। अब ये बताया गया था 1906 में, लेकिन टी.एच. मॉर्गन की बात करें तो टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में ये बताया था। लेकिन इन्होंने, अगर हम ऐसे बात करें कि सहलगनता की खोज पादपों में किसने की, तो किसने की? बेटसन पुनेट ने। अगर प्राणियों में सहलगनता की खोज की बात करें तो टी.एच. मॉर्गन ने की थी, और ये टी.एच. मॉर्गन ने बताया था 1910 में। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं सहलगनता शब्द टी.एच.
मॉर्गन ने दिया। पहले इसको सहलगनता नहीं कहा जाता था, लेकिन बाद में सहलगनता शब्द टीएच मॉर्गन द्वारा दिया गया ने दिया। तथा ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर प्रयोग कर ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर प्रयोग कर सहलगनता की पूर्ण व्याख्या की। सहलगनता की क्या की बच्चों? पूर्ण व्याख्या की। तब आप समझ गए होंगे कि अगर सहलगनता की पादपों में खोज की बात करें तो बेटसन पुनेट नाम आता है। अगर हम बात करें प्राणियों में तो किसका नाम आता है? टीएच मॉर्गन का। और सहलगनता शब्द भी किसने दिया? टीएच मॉर्गन ने 1910 में माना जाता है। और सहलगन अपने समूह की बात कर चुके हैं। सहलगन समूह कौन से होते हैं? सहलगन जीनों के समूह को सहलगन समूह अपने कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मीठी मटर पर जो प्रयोग किया गया तो वो प्रयोग भी अपने थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सहलगनता के प्रकार की बात कर लेते हैं। भी सहलगनता दो प्रकार से हो सकती है। एक तो सहलगनता ऐसी हो जिसमें जो जीन है उनके बीच में बिना रिकॉम्बिनेशन यानी बिना जीन विनिमय के जो जीन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो? संचरित होते रहे। और दूसरे कौन से? जिसमें कुछ न कुछ रिकॉम्बिनेशन हो जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्ण रूप से बिना संयोजों के उनका जो अपने बात करें संचरण ना हो। तो अपने बात कर लेते हैं सहलगनता के प्रकार। वैसे अपने ऐसा आपके हेडिंग में मिलेगा नहीं, लेकिन अपने को पता होना चाहिए सहलगनता के प्रकार। सहलगनता के प्रकार तो सहलगनता दो प्रकार की होती है। दो प्रकार कौन से हैं इसमें अपने देख लेते हैं। पहले आती है पूर्ण सहलगनता। पूर्ण सहलगनता तो पूर्ण सहलगनता की बात करें तो ऐसी सहलगनता जिसमें अपने ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे जीन जो बिल्कुल पास पास स्थित हो और बिना किसी पुनर्संयोजन के पीढ़ी दर पीढ़ी उनका संचरण होता रहे, क्या कहलाती है? पूर्ण सहलगनता कहलाती है। यानी आपने कह सकते हैं ऐसे जीन जो एकदम नजदीक स्थित हो, एकदम नजदीक स्थित हो और उनमें बिना किसी पुनर्संयोजन के यानी रिकॉम्बिनेशन के, बिना किसी पुनर्संयोजन के पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें बिना किसी पुनर्संयोजन के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण या वंशागति हो तो इस परिघटना को क्या कहेंगे बच्चों? इस परिघटना को पूर्ण सहलगनता कहते हैं। पूर्ण सहलगनता कहते हैं यानी कंप्लीट क्या कहेंगे? कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हमें मिलता है, जैसे नर ड्रोसोफिला में आंखों का रंग, नर ड्रोसोफिला में आंखों का
रंग। ये क्या होगी बच्चों अपने पूर्ण सहलगनता। दूसरी आती है अपूर्ण सहलगनता, यानी अपने 2 नंबर सहलगनता की बात करें तो ये आती है अपने पास अपूर्ण सहलगनता। अपूर्ण सहलगनता भी अपूर्ण सहलगनता कब होगी? जब जीन क्या हो, थोड़े दूर दूर स्थित हो। तो ऐसे जीन जो थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं तो उनमें बिना किसी संयोजन के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होने की प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात रिकॉम्बिनेशन या पुनर्संयोजन हो जाता है, उसको बोलते हैं अपने अपूर्ण संयोजकता। यानी अपने कह सकते हैं ऐसे जीन जो एकदम पास स्थित नहीं होते, एकदम पास स्थित नहीं होते और इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति के दौरान, इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति के दौरान कुछ क्या हो जाता है, कुछ पुनर्संयोजन हो जाता है। यानी वंशागति के दौरान कुछ पुनर्संयोजन हो जाता है। पुनर्संयोजन हमेशा रिकॉम्बिनेशन जो है 50% से ज़्यादा कभी नहीं होता। वंशागति के दौरान कुछ पुनर्संयोजन हो जाता है, पुनर्संयोजन हो जाता है तो इसे अपूर्ण सहलगनता कहते हैं। अपूर्ण सहलगनता कहते हैं। अपूर्ण क्या कहेंगे? सहलगनता कहेंगे। यानी कुछ ना कुछ रिकॉम्बिनेशन होगा जरूर। जैसे अपने इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कहते हैं, थोड़ा सा पता नहीं चल रहा था, इसको कहते हैं। ठीक है, उदाहरण मीठी मटर में बात कर लेते हैं। उदाहरण मीठी मटर, ये अपूर्ण सहलगनता का उदाहरण है। अब मीठी मटर में जो प्रयोग है वो अपने प्रयोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखो बेटसन और पुनेट का प्रयोग अपने पढ़ते हैं। सहलगनता के बारे में अपने एक प्रयोग आएगा टी.एच. मॉर्गन का, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले बेटसन पुनेट का प्रयोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बेटसन पुनेट का प्रयोग, ये भी सहलगनता के बारे में है, इसको भी थोड़ा अपने देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो बेटसन और पुनेट ने क्या किया था, 1906 में मीठी मटर पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने 1906 में मीठी मटर पर प्रयोग किया। अब इसका जो प्रयोग किया था मीठी मटर पर, वो अपने देखते हैं कि मीठी मटर के कौन से लक्षण लिए थे इन्होंने मीठी मटर के 2 लक्षण लिए थे। एक तो कैसा पुष्प था, नीला पुष्प, लंबे परागकण। एक कौन सा लक्षण था, नीला पुष्प। नीला पुष्प है उसको अपने कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, और जो लंबे परागकण है उनको एल से, कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं, यानी बी बी एल एल। दूसरा इन्होंने जो लक्षण लिया था, दूसरा इसका जब क्रॉस करवाने के लिए दूसरा लक्षण कौन सा लिया था, नीला पुष्प हो गया, नीला प्रभावी है, और उसका अप्रभावी कौन सा होता है, लाल और गोल।
तो नेक्स्ट लिया था लाल पुष्प और गोल परागकण। तो लाल पुष्प इसके लिए कैपिटल स्मॉल अपने बी भी लिखते हैं और जो गोल परागकण उसके लिए स्मॉल एल एल लिखते हैं। इनके मध्य इन्होंने क्रॉस करवाया। तो अपने ये क्रॉस जानेंगे उससे पहले एक बार आप इसको देख लीजिए, उतार लीजिए। तो यहाँ पर नीला पुष्प लंबे परागकण और लाल पुष्प गोल परागकण, इनके मध्य जब क्रॉस करवाया था आपको पता है यहाँ से क्या आएगा, एक बी आएगा और इससे क्या आएगा, एक एल आएगा। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इससे क्या आएगा, एक बी आएगा और इससे क्या आएगा, एक एल आएगा। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो गया, युग्मक बन गए। जब इनके मध्य क्रॉस करवाया तो यहाँ पर जब इनके मध्य अपने क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाएंगे तो बच्चों क्या प्राप्त होगा, हमें F1PD प्राप्त होगी। F1PD कौन सी, इसमें अपने लिखेंगे बी स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल एल, यानी सारे के सारे पादप कैसे, कैपिटल बी प्रभावी है तो कैसा पादप होगा, नीला पुष्प। नीला पुष्प और एल प्रभावी है तो कैसा होगा, लंबे परागकण। लंबे परागकण, सारे के सारे पादप कैसे, नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले। यहाँ तक तो मेंडल के नियमों का अनुसरण हो रहा था, लेकिन जब इसके मध्य स्वनिषेचन करवाया, ये तो कौन सी बच्चों, F1PD या F1 जनरेशन है। जब इनके मध्य स्वनिषेचन करवाया, यानी अपने स्वनिषेचन की बजाय इसने टेस्ट क्रॉस करवाया, और टेस्ट क्रॉस में आपको पता है कि F1PD का संकरण किसके साथ करवाया जाता है, इस F1PD का संकरण करवाया जाता है उसकी अप्रभावी जनक के साथ, और अप्रभावी जनक के साथ करवाएंगे तो इसको बोलेंगे अपने टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस यहाँ पर करवाते हैं अपने। तो F1PD अपने कौन सी प्राप्त हुई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है बच्चों। और अप्रभावित जनक कौन सा है, स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है बच्चों, ये है। अब देखो इनसे अपने बनाते हैं युग्मक। तो युग्मक बनाने के लिए हमने पहले ही बताया था n की स्क्वायर सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखो युग्मक F1PD में कितने बनेंगे, कैपिटल बी लिख लो स्मॉल बी लिख लो, इसका क्रॉस करवा दो कैपिटल एल स्मॉल एल से, इसका क्रॉस करवा दो बच्चों अपने कैपिटल एल स्मॉल एल से, तो एक युग्मक बनेगा BL। तो इसके पहले अपने गैमेट्स बनाते हैं। F1PD है ये, F1PD से अपने क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। तो एक गैमेट्स बनेगा कैपिटल बी कैपिटल एल का, दूसरा बनेगा कैपिटल बी और स्मॉल एल का। तो दूसरा गैमेट्स इससे बना कैपिटल बी स्मॉल एल, तीसरा गैमेट्स इससे बना यहाँ पर स्मॉल बी कैपिटल एल, तो स्मॉल बी कैपिटल एल। चौथा गैमेट्स बना स्मॉल बी और स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल। और आपको पता है कि F1 जो अपने अप्रभावित जनक है, तो इसमें से एक ही गैमेट्स बनेगा कौन सा, स्मॉल बी और स्मॉल एल। अब इनके मध्य अपने क्रॉस करवाते हैं। जब इसका क्रॉस हम करवाते हैं पहले इसके साथ, तो यहाँ पर बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, फिर इसका क्रॉस करवाते हैं अपने इसके साथ, तब बनेगा कैपिटल बी स्मॉल एल। उसके बाद इसका क्रॉस करवाते हैं अपने इसके साथ, तो बनेगा स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। इसके बाद इसका क्रॉस करवाते हैं अपने इसके साथ, तो बनेगा स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। तो यहाँ पर देखो कैपिटल बी है तो कैसा, नीला पुष्प, परागकण कैसा, लंबा, नीला पुष्प लंबा परागकण। यहाँ पर देखो बी है, कैपिटल बी है तो कैसा, पुष्प नीला होगा, लेकिन परागकण कैसा होगा, गोल परागकण होगा, गोल परागकण। इसकी बात करें तो यहाँ पर स्मॉल बी है तो लाल पुष्प और यहाँ पर कैपिटल एल है तो यहाँ पर लंबा परागकण हो गया। इसकी बात करें तो स्मॉल बी है, स्मॉल बी कैसा होगा, लाल पुष्प, और यहाँ पर स्मॉल एल है तो कैसा, गोल परागकण, गोल परागकण। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब ये अनुपात आता है तो 7:1
1:7 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संतति उत्पन्न हुई है BBLL, ये किसके समान है? अपने जनक के समान। तो ये कैसी संतति है? जनक के समान, जनक के समान है। यहाँ पर कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल L और स्मॉल l, ये भी कैसे अपने जनक के समान है, ये भी कैसे अपने जनक के समान। लेकिन यहाँ पर ये जो दो संतति उत्पन्न हो रही है 1:1 में, ये क्या है? पुनर्संयोजी। कैसी है? पुनर्संयोजी। पुनर्संयोजी ये क्या है? टेस्ट क्रॉस का अनुपात है, क्रॉस अनुपात। अगर इनकी परसेंटेज की बात करें अपने कितने प्रतिशत होता है, तो ये 46% होता है, और ये 44%, ये 6% होता है, ये भी 6% होता है, और ये कितना? 44%, ये इनका प्रतिशत है। लेकिन अपेक्षित जो अनुपात आता है वो आता है 1:1:1। ये था अपेक्षित। ये कैसा अनुपात था? अपेक्षित अनुपात था। लेकिन ये अनुपात नहीं आता मेंडल के टेस्ट क्रॉस में, ये अनुपात आया था, लेकिन यहाँ पर ये अनुपात नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो जीन है, ये जो जीन है वो एक साथ क्या करते हैं? सहलगनता प्रदर्शित करते हैं। और ये बताया था बेट्सन और पुनेट ने। तो बेट्सन और पुनेट का प्रयोग पढ़ लिया। इसके बाद वाली क्लास में अपने आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।